हेलो। हाय एवरीवन। आज आर्टिकल 164 कंप्लीट कर लेते हैं और इसके साथ ब्रीफली आर्टिकल 75 भी देख लेंगे। आर्टिकल 164 जो है वो स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है उनके अपॉइंटमेंट इससे रिलेटेड होता है और उसके जो अदर प्रोविजंस हैं। तो अभी ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ में आता ही रहता है, रेगुलरली आपको दिखेगा ही, क्योंकि किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन चलते ही रहता है। मगर अभी रिसेंटली इसका कंटेक्स्ट क्या बना, जो मध्य प्रदेश थी, मध्य प्रदेश में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इलेक्ट होने वाली थी उसकी जो संख्या है 15% से ज़्यादा एक्सीड कर रही थी, 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पहला कंटेक्स्ट है जो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, महाराष्ट्र में जो न्यूली इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर थे वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे महाराष्ट्र में, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का थे और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का थे। तो अगर वो 6 महीने में अगर किसी सदन का हिस्सा अगर नहीं बनते तो उन्हें अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ती। ये दो रिसेंट इश्यूज हुए, तो इसलिए ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 164 को हम ब्रीफली देख लेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो ये हैं कि पहला, जो चीफ मिनिस्टर होता है उसे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। दूसरा, जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं, मगर किस तरीके से, ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यही फंडा हमने स्टेट सेंट्रल लेवल पे भी देखा है, जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब ये जितने भी मिनिस्टर्स इलेक्टेड होते हैं प्लस द चीफ मिनिस्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट एट द स्टेट लेवल, तो दे दे आर इन द ऑफिस और दे होल्ड द ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब प्लेजर ऑफ द गवर्नर का क्या मतलब होता है? प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब ये होता है कि गवर्नर जो है वो इन मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर्स को कभी भी निकाल सकता है विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस। सिंपल टर्म्स में प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब ये है। सेंट्रल लेवल पे हमने प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट देखा है। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो सरकार है, सरकार का जो डिसीजन होगा वो हमेशा यूनानिमस होगा। यूनानिमस मतलब पूरी सरकार का डिसीजन एक ही डिसीजन होगा। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें से कोई मिनिस्टर उठ के जाए और फिर सीधे क्रिटिसाइज करने लग जाए कि नहीं, ये सरकार का डिसीजन जो है वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहा जाता है ना कि वी स्विम टुगेदर एंड वी सिंक टुगेदर, तो यही फंडा अप्लाई होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखिए, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो पूरी की पूरी सरकार गिरती है। इसमें जो चीफ मिनिस्टर होता है उसे भी रिज़ाइन करना पड़ता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी, उसे भी रिज़ाइन करना पड़ता है। इसके अलावा अगर चीफ मिनिस्टर अपना अगर रिजिग्नेशन दे दे तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये फंडा भी आपको समझ आ गया। इसके अलावा अगर कोई भी मिनिस्टर अगर इलेक्ट होता है और अगर वो किसी लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का हिस्सा बनना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का या फिर असेंबली का। अगर वो नहीं बनता है तो ही विल सीज टू बी द मिनिस्टर। यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट भी कॉपी कर रखा है, तो आप बाद में रेफर कर सकते हैं इन पॉइंट्स को समझने के लिए, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स है आर्टिकल 164 में। तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको जो ये 15% वाला फंडा बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला, ये कहाँ से आया है? ये आया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये जो अमेंडमेंट है इसमें दो प्रोविजंस ऐड किए गए थे। पहला तो 15% वाला रूल, कि मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 15% होगी। 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी स्ट्रेंथ, उसका मैक्सिमम 15% ही हो सकता है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर कोई भी मिनिस्टर है, उसे अगर डिफेक्शन के चार्ज में डिस्क्वालीफाई किया गया है, 10th शेड्यूल जो डिफेक्शन से रिलेटेड है, तो ही विल सीज टू बी द मिनिस्टर। अंडरस्टूड? अगर मिनिस्टर है, उसे अगर निकाला गया है 10th शेड्यूल के अंदर, तो वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। अगर कोई और बंदा है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है या लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट है, किसी का भी है, और उसे अगर 10th शेड्यूल के अंदर अगर निकाला गया है, तो वो मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। अगर वो मिनिस्टर है तो मिनिस्टर नहीं रहेगा, अगर वो मिनिस्टर नहीं था तो मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। तो ये प्रोविज़न है। अब ये कब तक नहीं हो पाएगा, अगर आपको वो देखना है,
तो आपको डीप में जाके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। अगर डाउट आता है तो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब पैरेलली आर्टिकल 75 भी देख लेते हैं थोड़ा। आर्टिकल 75 जो है वो सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, और अदर मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट कर रहा है, मगर कैसे, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सेम फंडा जो हमने स्टेट लेवल पे देखा। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स है वो कब तक पोजिशन में रहता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स में चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसके प्रति, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा भारत में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंडा, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो भी पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा फिर से। वैसे तो पूरी सरकार ही डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये रहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला फंडा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फंडा, ये देख लिया हमने। इसके अलावा ये 6 महीने वाला फंडा ना यहाँ पे भी लग रहा है। अगर कोई मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है तो 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनता है तो ही विल सीज टू बी अ मिनिस्टर। तो ये 91st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इससे जो 15% वाला प्रोविजन है और एंटी डिफेक्शन वाला जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 75 में भी ऐड हो गया था। तो हमने ब्रीफली आर्टिकल 164 भी देख लिया और आर्टिकल 75 भी देख लिया। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ।